सारी जी, जैसे अभी आप थोड़े ही समय पहले तक इसी बात पे चर्चा हो रही थी कि कैसे जो छोटे कस्बे हैं या शहर है हिंदुस्तान में, उसमें क्योंकि लोगों के पास ठीक काम नहीं है करने को, अपने समय बर्बाद करने को, तो वो वही सारे ऐबों में फंस जाते हैं जिन ऐबों में फंस के आदमी जानवर बनता जाता है। और ये बढ़ता ही जा रहा है, ये बढ़ता ही जा रहा है, इसकी कोई समाप्ति दिख नहीं रही है। बल्कि जैसा आपने बताया था कि पिछले 20 सालों में हैवानियत बढ़ी गई है छोटे शहरों, गांव, कस्बों में। तो इसका इलाज क्या है? इसके लिए क्या किया जा सकता है? इसका क्या तरीका है कि जो दो वजहें रही हैं जिसकी वजह से छोटे शहरों और गांवों में सांस्कृतिक पतन बहुत ज़्यादा हुआ है और बहुत तेज़ी से हुआ है। 20 साल में ही तस्वीर बदल गई है। जो पहली वजह है वो ज़्यादा मूलभूत है। वो ये है कि जो संस्कृति चल रही थी वहाँ पहले से ही, इन 20 वर्षों में नहीं, इससे बहुत पहले से ही जी, वो संस्कृति अपने आप में बहुत वजन नहीं रखती थी, बहुत ठोस नहीं थी। खोखलापन था ये। रस्में थीं, प्रथाएं हैं, परंपराएं हैं, रूढ़ियाँ, लोग उनका पालन कर रहे हैं। या कुछ मूल्य थे, एक वैल्यू सिस्टम था, लोग उसका भी पालन कर रहे हैं। पर ना तो ये पता है कि किसी मूल्य परंपरा पर आप चल रहे हैं तो क्यों चल रहे हैं, किसी चीज़ को आप मूल्य देते हैं तो क्यों देते हैं। ना आपको ये पता है कि आप किसी प्रथा का पालन कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, उस प्रथा के केंद्र में क्या रखा हुआ है। तो उन चीज़ों पे लोग बहुत दिनों से चले आ रहे थे और ऐसा लगता था कि इस चीज़ में बहुत दम होगा इसलिए इतने दिनों से चल रही है। पर बात ऐसी थी जैसे कोई खोखला पेड़ हो। वो खोखला पेड़ खड़ा रह सकता है बहुत लंबे समय तक, और आपको ऐसा लग सकता है बाहर से देख करके कि अरे ये तो अभी बड़े आकार का है, इसमें अंदर ताकत भी होगी। अंदर से वो खोखला है। एक दिन आंधी आती है, वो गिर जाता है। आप कहते हो अरे अचानक गिर गया, आंधी आई अचानक गिर गया। वो अचानक नहीं गिर गया, तो बहुत लंबे समय से खोखला था। बस जैसे वो आंधी का इंतजार कर रहा था कि कोई आए, उतनी जोर का धक्का दे और मैं गिर जाऊं, तो वो हो रहा है। तो पहले ही जो हमारी सांस्कृतिक परंपरा थी वो बहुत हद तक जीर्ण पुरानी, रोगी, खोखली हो चुकी थी। अब फिर इस 20 साल में क्या हो गया? इस 20 साल में ये हो गया कि पहले टेलीविज़न और फिर मोबाइल डेटा का ज़बरदस्त प्रहार, ठीक है, 90 के दशक से ख़ास तौर पे सन 2000 के बाद घर घर में डिश टीवी पहुंच गया। ठीक है, आप जाइए तो एकदम छोटे घर होंगे, हो सकता है एकदम पक्के घर भी ना हो, अभी वो हो सकता है उनके पास बहुत पैसा भी ना हो, लेकिन वो छतरी जो है छत पर लगी रहती है टीवी देखने के लिए। तो ये चीज़ 20 साल पहले से शुरू हो गई थी। अब घर घर में वो जो शहरी कचड़ा है वो गांव में पहुंचना शुरू हो गया, और डिश टीवी वगैरह के माध्यम से। फिर अभी पिछले 8-10 साल से डेटा सस्ता हो गया, तो डेटा पहुंचना शुरू हो गया। अब चाहे टीवी हो और जो ये 100-200 चैनल हैं टीवी पे, ये टीवी वाले चैनल हों, और चाहे ये जो इंटरनेट से चीज़ पहुंच रही लोगों के घरे में, दोनों में एक साझी बात क्या है? दोनों में साझी बात ये है कि जो भी लोग उन टीवी चैनल्स या इंटरनेट के माध्यम से आपको मसाला परोस रहे हैं, वो आपको कुछ ऐसा परोसना चाहते हैं जो आपको बड़ा आकर्षक लगे और आप जिसके कारण उनका चैनल बार बार देखते रहो। तो इन्होंने गंदगी परोसनी शुरू करी। अब गांव का जो चित्त होता है वो शहर की अपेक्षा थोड़ा सा मासूम होता है, थोड़ा मासूम भी होता है, और उसने बहुत दुनिया नहीं देखी होती, माने उसने शहरी दुनिया नहीं देखी होती, शहरी एक्सपोजर उसका होता नहीं है। अब आप जब उसे ये दिखाओगे अपने टीवी सीरियल के माध्यम से या अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से
कि देखो शहरों में तो लोग इस तरीके की मौज कर रहे हैं और यही मौज तो ज़िंदगी का लक्ष्य है, तो उस व्यक्ति में फिर एक भीतर कामना जगती है भीषण। वो कहता है ये सब मुझे भी चाहिए, और सिर्फ दिखाया नहीं जाता, ग्लोरीफाई किया जाता है ना कि ये चीज़ें हैं और ये ज़िंदगी में होनी चाहिए, और अगर ये तुम्हारे पास नहीं है तो तुम्हारी ज़िंदगी तो समझ लो कि व्यर्थ ही चली गई। तो ग्लोरिफिकेशन ऑफ नॉनसेंस और ग्लोरिफिकेशन ऑफ कंजम्पशन हुआ है। घर घर में ये बात पहुंचा दी गई है गांव में कि शहर वाले लोग इन तरीक़ों से ऐश करते हैं, शहर में सबके पास बड़ी गाड़ियां हैं और शहर ही स्वर्ग है। और स्वर्ग किस लिए है? इसलिए नहीं कि वहाँ पर बेहतर लोग रहते हैं या वहाँ बेहतर मूल्य है, इसलिए है क्योंकि वहाँ हर आदमी ऐश कर रहा है। तो ये जो ऐश का कॉन्सेप्ट है ये गांव में भी पहुँच गया। और ऐश में क्या आता है कि पैसा बहुत है, कंजम्पशन भोग बहुत है और सेक्स बहुत है। अब वो चीज़ गांव वाले को भी चाहिए, भले ही वो चीज़ शहर में ही नहीं पाई जाती, पर वो गांव वाले को चाहिए अब, क्योंकि उसको ये बता दिया गया है कि ये चीज़ शहर में प्रचुरता से हो रही है। वो शहर में भी नहीं रही, किस्सा है, कहानी है, पर अब गांव वाले को चाहिए। और मैं ये बात कितनी बार पहले बोल चुका हूँ कि गंदगी हमेशा ज़्यादा तेज़ी से फैलती है। आप कोई अच्छी चीज़ दिखाएंगे तो आपका टीवी चैनल या आपका सोशल मीडिया नहीं चलेगा उतनी अच्छी से, उतनी तेज़ी से नहीं फैलेगा। लेकिन आप जब गंदगी दिखाते हैं तो आपका टीआरपी भी बढ़ जाता है, आपके सब्सक्राइबर भी बढ़ जाते हैं। आप एक टीवी चैनल के ओनर हैं, आपको टीआरपी बढ़ाना है, आप गंदगी परोसेंगे। आपको यूट्यूब चैनल चलाते हैं, आप गंदगी परोसिए, आपके सब्सक्राइबर तुरंत मिलियन में भागेंगे। आप एक अच्छा चैनल चलाइए, आप कोई ढंग की बात करिए, लोग आएंगे नहीं आपकी तरफ। ये आज की बात नहीं, सदा का नियम है ना। हम हमेशा गंदगी की ओर ही तो ज़्यादा तेज़ी से आकर्षित होते हैं। सच्चाई को तो बड़ी मेहनत करनी पड़ती है अपने आप को किसी तरह लोगों तक पहुंचाने के लिए और अपने आप को स्वीकार्य बनाने के लिए। तो विशेषकर सस्ते डेटा ने ये करा कि गंदगी को तेज़ी से फैलने का एकदम मौका दे दिया। टिकटॉक या फिर मौज, ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स थे, इन्होंने जो किया है, इन्होंने गंदगी को फैलने का बहुत तेज़ी से मौका दे दिया कि हर आदमी जो वैसे तो किसी काम का नहीं है, पर जिसमें भीतर कामना दहक रही है कि मुझे ही पैसा मिल जाए, मैं भी फेमस हो जाऊं, वो फिर जल्दी से अपनी कोई घटिया सी गंदी सी चीज़ बनाएगा और वो भी कुछ थोड़ी बहुत प्रसिद्धि पा जाएगा। तो ये हुआ है। ये नहीं हो पाता अगर जो पहली समस्या थी मूलभूत वही ना होती। हमने क्या कहा था, पहली मूलभूत समस्या क्या थी? कि संस्कृति, हाँ, कि जो सांस्कृतिक आधार था पहले से वही बहुत खोखला था। वो इतना खोखला था कि उस पर टीआरपी की और सब्सक्राइबर्स की चोट पड़ी और वो ऐसे 20 साल के अंदर ध्वस्त हो गया सब कुछ। लेकिन आचार्य जी, मेरा एक सवाल यहाँ से उठ रहा है, वो ये है कि जिस चीज़ को प्रसारित किया जा रहा है कि ये तुम्हारे जीवन में कमी है, तुम्हारे जीवन में भोग नहीं है, लुप्ता नहीं है, वो तो अभी भी नहीं है। तो फिर आदमी को उसको पाने के लिए तो और मेहनती होना चाहिए था, होना तो ये चाहिए था। अगर आप ये दिखा दें कि मेहनती होने की ज़रूरत नहीं है, तो एक टीवी सीरियल आता है उसमें वो ये थोड़ी दिखाते हैं कि जो लोग ऐश कर रहे हैं बड़े मेहनती हैं। आप एक टीवी सीरियल देखते हो उसमें हर कोई ऐश कर रहा होता है। गरीबी दिखाना तो अब आउट ऑफ फैशन हो गया है जी। गरीबी तो अब दिखाई जाती नहीं, चाहे सिनेमा का पर्दा हो, चाहे टीवी का पर्दा हो, चाहे सोशल मीडिया हो। हर आदमी को ऐश करता दिखाया जा रहा है और ये कोई नहीं बता रहा वो ऐश कर कहाँ से रहा है, या ऐश कर भी रहा है तो उसके औने पौने साधन उपलब्ध करा दिए गए हैं। अब जैसे ये निकला है कि मोटिवेशन की स्पीच दो और लोगों को उदाहरण के लिए मल्टी लेवल मार्केटिंग में एनरोल कर लो और उनको दिखाओ कि पैसा 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 पैसा। या कि नए लड़के हों जो कुछ जानते नहीं हैं फाइनेंस के बारे में, स्टॉक मार्केट के बारे में, इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, उनको लालच दिखाओ कि देखो अगर तुम फलानी जगह पे पैसा लगा दोगे तो तुमको ज़बरदस्त तरीके से लाभ हो जाएगा, क्रिप्टो में पैसा लगा दो। उससे 2-4 को हो भी जाता है, लेकिन 2-4 को मुनाफा होता है, उसके पीछे कोई ये नहीं बताता कि 2000-4000 बर्बाद हो गए, लाशें पड़ी हुई, वो कोई नहीं बताता है। तो
जो संदेश दिया जा रहा है वो ये है कि एक अय्याशी की जिंदगी संभव है बिना मेहनत करे। और आज हर आदमी इस विचारधारा को पकड़ चुका है कि मुझे अय्याशी करनी है, और वो अय्याशी मुझे बिना मेहनत के करनी है, या मेहनत भी थोड़ी बहुत कर ली और उसके बाद तो जीवन में मुझे अय्याशी ही चाहिए। और मैं सोचता हूँ कि गीता का निष्काम कर्म कहाँ चला गया, जिसमें कहा जाता है कि तुम जो सही काम है वो करो, उसमें से क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा सोचो मत। उस चीज़ से तो हम बहुत बहुत दूर आ गए। असल में हम उस चीज़ के करीब कभी थे भी नहीं। अगर करीब होते तो इतनी जल्दी हमें उखाड़ नहीं दिया जाता। उस चीज़ को भारत ने कभी ठीक से पकड़ा ही नहीं था, इसीलिए तो ये जब उल्टी पुल्टी ताकतें आई तो इन्होंने हमें एकदम ध्वस्त कर दिया। तो आज का जो आदर्श है वो यही है कि आप एक स्मार्ट बंदे हैं जो अपनी स्मार्टनेस के माध्यम से, मेहनत के माध्यम से नहीं, अपनी स्मार्टनेस के माध्यम से घर बैठे लाखों कमाता है महीने के, और उसके बाद ऐश करता है। और बहुत बेशर्मी के साथ लगातार हर तरह के मीडिया से आपको संदेश भी यही दिया जा रहा है। यूट्यूब पर इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो आते हैं बताने के लिए कि देखो तुम ऐसे पैसा कमाओ, ऐसे पैसा कमाओ। ये वो है जो खुद कभी पैसा नहीं कमा पाए, ये खुद ही यूट्यूब से पैसा कमा रहे हैं। ये ज़िंदगी में कुछ भी करके कभी पैसा नहीं कमा पाए, हर काम में असफल है। पर आप देखिए तो आज हर आदमी यूट्यूब पर फाइनेंशियल एडवाइज़र बना हुआ है, और वो अपने थंबनेल लगाते हैं, वो थंबनेल में ऐसे अपने नोटों की गड्डियाँ दिखाते हैं कि देखो। कुछ ऐसे हैं जो अपना बैंक स्टेटमेंट दिखा रहे होते हैं अपनी वीडियो में कि देखो मैंने 5 करोड़ कमा लिए, तुम भी कमा सकते हो। इसमें कोई नहीं कमा रहा, इसमें बस जो वो दिखा रहा है कि मैंने इतने कमा लिए, वो कमा रहा है, वो भी थोड़ा बहुत। जो यूट्यूब से पैसा आ गया थोड़ा बहुत, उसमें उतने से के लिए ये लोग पूरे देश को, विशेषकर जो बेचारे ग्रामीण इलाकों के छोटे कस्बों के बच्चे हैं, उनको बर्बाद करे दे रहे हैं। लेकिन आचार्य जी, तथ्यगत रूप से तब एक ग्रामीण लड़के को हाथ में कुछ मिल नहीं रहा, तो फिर वो उस उम्मीद के साथ टिका कैसे है? क्या उसको अगर चलो एक बार धोखा खा लिया, 2 बार लगा लिया, 3 बार लगा लिया, लेकिन उसके बाद तो आदमी को चेत जाना चाहिए ना। आप कामना का फिर स्वरूप समझते नहीं है। वो आपको 40 बार एक ही गड्ढे में गिरा सकती है, और उसके बाद 41वीं बार आप फिर उस गड्ढे में गिरने को तैयार होंगे। कामना वो चीज़ है, आप में बस कामना जगा दी जाए, आप एक ही गलती को 500 बार करेंगे। ये जो कहते हैं दूध का जला छाछ फूक फूक कर पीता है, ये बात विवेकवान लोगों के लिए है कि एक बार जल गया तो फिर दोबारा सतर्क रहेगा ना। जो आदमी अंधी कामना से ग्रस्त हो गया, मैं कह रहा हूँ, वो एक ही गलती 15 बार करेगा, और आप उससे 25 बार और करवा सकते हो, करेगा। आप बस लालच दिखाते रहो उसको। इसीलिए तो मैंने शुरुआत करी थी सांस्कृतिक आधार की बात से। जो अच्छा सांस्कृतिक आधार होता है वो आध्यात्मिक होता है वास्तव में। अच्छी संस्कृति कौन सी है? अच्छी संस्कृति वो है जो पूरी तरह आध्यात्मिक है। अगर संस्कृति ऐसी हो गई जिसमें बस ऊपरी साज सज्जा है, ऊपर की बातें हैं, समझ रहे हो जी। ये रस्म है, ये रिवायत है, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, इस नदी की पूजा, वो पेड़ के पास चले गए या बड़ों को प्रणाम कर लिया, और ये सब जो हो रहा है इसका कभी अर्थ नहीं बता रही आपको वो संस्कृति। आप परिचित ही नहीं है कि इन प्रतीकों के माध्यम से संस्कृति आपको संदेश क्या देना चाह रही है। तब हम कहते हैं कि संस्कृति अब जराजीर्ण हो गई है। जरा माने बूढ़ी और खोखली, जराजीर्ण हो गई है। अब उसमें कोई दम नहीं है। अब कोई आएगा बाहर वाला और एकदम इस संस्कृति को धराशायी कर देगा। वही हुआ है जी। इवन संस्कृति पहले भी लोगों तक पहुंचाने के लिए वैल्यू सिस्टम जो था वो उसके में लिटरेचर काफ़ी एक बड़ा रोल प्ले करता था। लेकिन आज के समय पर इवन जो अगर हमारी टॉप हम 5 या 10 किताबें देखें, इवन बुक स्टोर्स में भी ऑनलाइन भी, तो उसमें से 2 या 3 तो ये जितना भी पूरा मार्केटिंग या फिर फाइनेंस या इसी से पूरा का पूरा ड्रिवन रहता है। तो पूरा जो वैल्यू सिस्टम है, जो जिसकी आप बात कर रहे थे कि उसका इतना पतन हो चुका है कि वो तो इवन अब इन किताबों में भी एग्जिस्ट नहीं करता। इवन दीज बुक्स और इसमें 2 बातें देखो। एक तो ये कि चलो साहित्य का पतन हो गया, कविता कहीं नहीं है, उत्कृष्ट लेखन नहीं है, गद्य नहीं है, पद्य नहीं है, सब उड़ गया। लेख निबंध तो बहुत दूर की बात है, समीक्षा आलोचना जैसी कोई चीज़ बची नहीं। किताबें क्या आ रही हैं, जैसा आपने कहा कि यही कि पैसा और कैसे कमा लोगे, जल्दी से ये कर लो तो पैसा आ जाएगा, ऐसा वैसे, यही सब है। एक तो गंदगी इस तल पर है, और दूसरी जानते हैं किस तल पर है? दूसरी इस तल पर है कि वो जो कह रहे हैं कि ऐसे पैसा आ जाएगा, वैसे आएगा भी नहीं।
पहली गंदगी तो ये है कि आपने बाकी सब कुछ छोड़ करके बस यही कहना शुरू कर दिया, यही लिखना और यही पढ़ना शुरू कर दिया कि पैसा पैसा पैसा। एक तो ये गंदगी हो गई, और दूसरी गंदगी ये है कि ये जो किताबें आ रही हैं जो आपको क्विक मनी, इजी मनी के तरीके बता रही हैं, इनमें से किसी भी किताब को पढ़ करके आप 5 रुपए नहीं कमा सकते। हाँ, इन किताबों की बिक्री ज़रूर हो जाती है ये बता करके कि देखो द शॉर्टकट टू सक्सेस इज़ हियर। तो ये तो सब देखो जवान पीढ़ी को बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं। भारत एक युवा देश है। हमारी सबसे बड़ी जो आबादी है वो है अभी यही 15 से लेकर के 30-35 तक के आयु वर्ग में। तो जिसको जो कुछ भी बेचना है उसे जवान लोगों को ही बेचना पड़ेगा, क्योंकि आबादी में जवान लोग ही सबसे ज़्यादा। तो यही वजह है कि जवान लोगों को लक्ष्य बना करके उनका शिकार करने के लिए आज हर आदमी तत्पर है, चाहे वो एक राइटर हो चाहे मार्केटर हो। और राइटर ही मार्केटर है, मार्केटर ही राइटर बन गया है। तो ये सब हो रहा है। देखो, पैसा कमाना अपने आप में एक अच्छा लक्ष्य भी हो सकता है, क्यों इनकार करें इस बात से। और पैसा आपके शारीरिक निर्वाह के लिए और दैनिक आवश्यकताओं और इन चीज़ों के लिए ज़रूरी भी है, तो पैसा कमाना होता है। लेकिन जिस तरीके से ये बता रहे हैं पैसा कमाना है, ऐसे तो मैं निश्चित रूप से बता सकता हूँ कोई नहीं कमा सकता। भाई, आप अगर जानना ही चाहते हो शेयर मार्केट के बारे में तो उसकी किताबें हैं वो पढ़ो, और उसमें एक रिगरस मैथमेटिकल मॉडलिंग होती है। आप कॉमेडियन आकर के फाइनेंशियल एक्सपर्ट बने हुए हैं। जिस आदमी को खुद ना पता हो कि क्या करना है क्या नहीं करना है, वो आ रहे हैं और माहौल कुछ ऐसा बनाया जा रहा है जैसे कि बहुत आसान है और एक जादू की चीज़ है क्रिप्टो, उसमें जो भी जाकर के लगा देगा पैसा वो कमाना शुरू कर देगा। हाँ, उसका भाग्य खुल जाएगा। और जब लोग डूबते हैं और लोगों के इसमें हज़ारों लाखों कई बार करोड़ों बर्बाद होते हैं, तब ये सब फाइनेंशियल एनालिस्ट्स और ये सब ये कहीं जवाब देने नहीं आते। फाइनेंशियल एनालिस्ट भी कई स्तरों के होते हैं, ऊंची कोटि के, हाई लेवल के सीरियस एनालिस्ट्स भी होते हैं, पर उनको आप पढ़ोगे नहीं। स्टॉक मार्केट पर रिसर्च रिपोर्ट्स आती हैं, इन्वेस्टमेंट पर पेपर्स होते हैं, वो आप पढ़ोगे नहीं। एक आकर के ड्रामेबाज जैसा कोई होगा जो स्क्रीन पर एक्टिंग कर रहा है और आपको बोल रहा है देखो ऐसा होगा वैसा कर लो, अभी है ना ऐसे पैसा बन जाएगा, आप उसको सुन लोगे, तो ऐसे तो पैसा भी नहीं बनेगा ना। पहली बात तो आपने ज़िंदगी की सारी चीज़ों को छोड़ करके पैसे को दिमाग में डाल लिया, और दूसरी बात वो जो पैसा आपने अपने दिमाग में डाल लिया आपको पैसा भी नहीं मिला। आप बताइए आप कहाँ के बचे, माया मिली ना राम। वो फिर कामना आपको अंदर ही अंदर खाती रहती है, कामना खाती रहती है, और वो फिर आपसे और कुछ नहीं कराएगी, हर तरह का भ्रष्टाचार कराएगी। आप पैसा कमाने के लिए हर तरह का करप्शन करोगे और भीतर ही भीतर घुटते हुए रहोगे, फ्रस्ट्रेशन में रहोगे, जिससे आपको 100 तरह की बीमारियां होंगी, डिप्रेशन होंगे, और भीतर ही भीतर आपके आत्मसम्मान बहुत चोटिल रहता है कि भैया कुछ काम नहीं, कोई उसमें दुर्गति हो चुकी होगी कि मैंने ये चाहा मुझे ये नहीं मिला, मैंने वो चाहा मुझे वो नहीं मिला। समाधान क्या है इसका? देखो, समाधान सबसे पहले तो स्वीकार करना होगा कि भारत अभी जैसा है और हमारी जितनी आबादी है, जिस तरीके के अरमान हमको चटाए जा रहे हैं वो अरमान पूरे होने से रहे। अगर आप ये सोच रहे हो कि आपको सुख मिल जाना है बहुत सारा पैसा कमा करके, तो आपने अपने आप को सुख से वंचित कर लिया, क्योंकि इतने सारे जवान लोगों को करोड़पति बना देने की सामर्थ्य हमारी ये वैश्विक अर्थव्यवस्था में नहीं है। ये बात साफ साफ समझ लें, सुन के चोट लगेगी, और अच्छा है कि चोट लग जाए। जितने जवान लोग भारत में हैं
उन सबके अरमानों को पूरा कर पाने की ताकत भारतीय अर्थव्यवस्था में तो छोड़ दो, ग्लोबल इकोनॉमी में भी नहीं है। तो अगर आपके भीतर ये भाव डाल दिया गया है कि बेटा तू भी जल्दी से झट से 5 करोड़ कमा करके अय्याशी कर सकता है, तो आप इस सपने को दफन कर दें। ऐसा होने से रहा। सबसे पहले तो जीवन में पैसे के अलावा जो सुख हैं, जो हाइट्स हैं, जो संभावनाएं हैं, उनको तलाशें। जब जीवन में कुछ और रहता है ऊंचा, तो आदमी पैसे का ही मोहताज नहीं रहता। आदमी ये नहीं कहता कि पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं तो कुछ नहीं है। आपको अपने जीवन के दूसरे आयामों को, डायमेंशंस को विकसित करना पड़ेगा, तो आपकी फिर पैसे पर निर्भरता कम होती है। अगली बात, कितनी भी निर्भरता कम कर लो पैसे पे, पैसा तो फिर भी चाहिए, ज़िंदगी जीनी है। तो उसके लिए आपको 2 चीज़ें चाहिए होंगी, गंभीर पढ़ाई और गंभीर मेहनत। आप अगर जिस भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं उसकी गहरी समझ पकड़ नहीं रखते हैं, तो आप उस क्षेत्र के विशेषज्ञ, एक्सपर्ट नहीं बन सकते। और अगर नहीं बन रहे तो आपको पैसा भी नहीं मिलेगा। तो पहली बात तो जो ओल्ड फैशन पढ़ाई है उसको बिल्कुल आप डिस्काउंट मत कर दीजिए कि साहब ट्रेडिशनल एजुकेशन में तो कुछ रखा ही नहीं है। काफ़ी कुछ रखा है। शेयर मार्केट सट्टा बाजार नहीं है, जुए का खेल नहीं है, थ्रो ऑफ डाइस नहीं है। वो सर्टेन प्रिंसिपल्स पर चलता है। एक शेयर मार्केट का उदाहरण लेके बता रहा हूँ। मार्केटिंग भी ऐसी चीज़ नहीं है कि आप सड़क पे खड़े हो जाओगे और अपनी स्मार्टनेस दिखा दोगे तो आपका माल बिक जाएगा। वो भी कुछ बहुत गहरे प्रिंसिपल्स पर चलता है। आपको उदाहरण के लिए अगर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस नहीं आता है तो आप एक अच्छे मार्केटर नहीं बन पाओगे। एक अच्छे सेल्समैन बन सकते हो, अच्छे मार्केटर नहीं बन पाओगे अगर आप अच्छा रिगरस मैथमेटिकल एनालिसिस करना नहीं जानते तो। और अच्छी मैथमेटिकल फाउंडेशन के बिना आप कभी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स से तो पैसा कमा ही नहीं सकते हो। तुक्का चल जाए, 2-4 बार आपकी लॉटरी लग जाए वो बात अलग है, पर आप एक सक्सेसफुल करियर नहीं बना सकते लॉन्ग टर्म। तो जो बेसिक एकेडमिक वर्क है वो करिए। और दूसरी बात, उस एकेडमिक वर्क को करने के बाद भी मेहनत के लिए तैयार रहिए कि मेहनत तो अब करनी ही है जीवन भर। तो मैंने 3-4 चीज़ें बोली। मैंने कहा सबसे पहले तो जल्दी से अमीर हो जाने का लालच आप छोड़ दीजिए, भले ही कोई यूट्यूबर आपको कितने भी सपने दिखा रहा हो। दूसरी बात, जिस क्षेत्र में आप काम करना चाहते हैं उसका पूरा ज्ञान हासिल करिए। ज्ञान का कभी कोई विकल्प नहीं होता। गीता में कृष्ण बोल गए थे, नहीं ज्ञाने सदृश, ज्ञान के सदृश कोई नहीं है जो कि आपके बंधनों को जला देता हो। वो बात आज भी लागू होती है, आंतरिक तौर पर ही नहीं, आर्थिक तौर पर भी, कि आर्थिक बंधन भी अगर काटने हैं तो उसके लिए ज्ञान होना चाहिए। जिस भी क्षेत्र में आप काम कर रहे हो उसका ज्ञान हासिल करिए। ज्ञान हासिल करने के लिए कई बार फॉर्मल एजुकेशन चाहिए होती है, बाहर पढ़ लो, नहीं तो आज के समय में वो ऑनलाइन भी मिल जाती है। लेकिन ये नहीं कर पाओगे आप कि आप सोचो कि मैं किसी यूट्यूबर से वो इन्फॉर्मेशन हासिल कर लूँगा, वो नहीं हो पाएगा। हम भी बात करते हैं, हमारा YouTube चैनल चलता है, उस पर आते हैं लोग, सुनते हैं, कहते हैं कि अच्छा ये है वो। उनको बार बार बोलता हूँ मुझे सुन लिया, अब जाओ और जा करके जिन किताबों की, पुस्तकों की मैं बात कर रहा हूँ उनको पढ़ो ना। यहाँ वीडियो ही भर देख लेने से नहीं होगा। जाओ अब जा करके अपना होमवर्क करो, जो एक एकेडमिक डिसिप्लिन चाहिए वो दिखाओ, तो वो चाहिए होता है। और जीवन में रसदायक कई चीज़ों को आप रखें ताकि आपको पैसे पर ही निर्भर ना होना पड़े कि पैसा आया तो खुश और पैसा नहीं तो मातम है। ये नहीं होना चाहिए। और भी ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो आपको प्रसन्न रखें और आपके जीवन में सार्थकता का भाव रखें कि ज़िंदगी है और ज़िंदगी में एक उद्देश्य है और मैं अच्छा चल रहा हूँ। ठीक है, तो
आचार्य जी, इससे एक सवाल मेरे मन में उठता है। ये एक तरीके से कह सकते हैं कि मैंने आपकी जो आपने बात कही उसको अगर सोचूं कि कोई औसत ग्रामीण इलाके का एक लड़का है, उसने अभी अभी आपको सुना है, तो जैसा आपने बोला कि खोजिए पहले एक उचित लक्ष्य जिसके ऊपर आप फिर मेहनत कर पाए। क्या उसको खोजने के लिए ही नहीं पहले उसको आध्यात्मिक शिक्षा की आवश्यकता पड़ेगी? मतलब जिस हिसाब से फिलहाल उसका मन है, क्या उस मन के बूते वो एक सार्थक लक्ष्य ढूंढ भी देखो, सकता है? आध्यात्मिक शिक्षा तो पहले तो ज़रूरी थी, आज 10 गुनी और ज़रूरी है। लोगों को ये लगता है कि वो पुराने समय की कोई बात है और आज तो उसकी कोई उपयोगिता या रेलेवेंस, प्रासंगिकता है नहीं। उल्टी बात है, आज ज़्यादा ज़रूरी है। आज ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आज हमारी कामनाएं, इच्छाएं ज़्यादा दहका दी गई हैं। तो आज तो बहुत ज़रूरी है कि बचपन से ही आपको कुछ बहुत मूलभूत बातें समझाई जाएं, क्योंकि नहीं समझा दी गई तो ये जो मार्केट इकोनॉमी है, जो कंज्यूमरिज्म पर तो वो खा चलती है, ये आपको खा जाएगी तुरंत। अगर आपको बचपन से ही नहीं पता है कि भाई खुशी बाजार में जाकर चीज़ें खरीदने खाने से ही नहीं मिलती, और भी जगहें हैं, और भी तरीके हैं, और भी माध्यम हैं जिनसे खुशी और सेंस ऑफ वेलनेस और सार्थकता पाई जा सकती है। अगर आपको ये नहीं पता है तो ये बाजार आपको खा जाएगा। जैसे आप क्या करते हैं, सूक्ष्म तरीके हैं, हाइयर ऑर्डर प्लेजर्स हैं। यही थोड़ी है कि पैसा ले लिया और जा करके कहीं पर बहुत अयाशी कर दी, बहुत सारी शराब पी लिया, और भी जितने भी तरीके होते हैं कि भाई कैसे खुश है भाई तू इतना, मैं वीकेंड पर 50,000 फूंक कर आया हूँ इसलिए खुश हूँ। ये पहली बात बहुत महंगी खुशी है। दूसरी बात, ये चलती नहीं है, ये दूर तक नहीं जाती। ये शिक्षा तो बचपन से ही होनी चाहिए कि, और ये शिक्षा ही भर नहीं है, बच्चे को इस बात का अनुभव कराया जाना चाहिए कि देखो तुमने अभी शनिवार इतवार को ये करा, इसमें आनंद आया कि नहीं आया। अब वो क्या हो सकता है, वो पेंटिंग हो सकती है, स्पोर्ट्स हो सकते हैं, कहीं पर चला गया वो ट्रैकिंग कर रहा है वो हो सकती है, या वो कहीं चला गया कोई इन्वायरमेंटल कैंपेन है कि नदी किनारे पॉलीथीन साफ कर दिए शनिवार इतवार को, ये चीज़ हो सकती है। तो बच्चे को सिखाया जाना चाहिए कि ऐसे कामों में भी गहरी खुशी है जिनका पैसे से बहुत ताल्लुक नहीं है, या कि कुछ नहीं करा, उसको सैटरडे संडे बैठा करके कोई बहुत अच्छी किताब पढ़ा दी और उसको बिल्कुल मज़ा आ गया बच्चे को। तो अब वो समझ गया है ना कि मनी इज़ ऑल राइट, लेकिन मनी इज़ नॉट एवरीथिंग। ये सिर्फ कोई क्लिशे नहीं है कि आपको जा करके कह दिया नहीं मनी इज़ नॉट एवरीथिंग, बट एक्चुअली पैसा सब कुछ नहीं होता है। और जो लोग जानने समझने लग जाते हैं वो जान जाते हैं कि आपकी आवश्यकताओं वगैरह की पूर्ति के लिए निसंदेह पैसा आवश्यक है, लेकिन वो एक सीमा से ज़्यादा आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। और अगर आप ऐसे हैं, ज़िंदगी आपकी ऐसी है कि आपके लिए सबसे बड़ी खुशी पैसा ही है, तो फिर आपको अपनी ज़िंदगी पर पुनर्विचार करना चाहिए। कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में बड़ी गड़बड़ चल रही है। पैसा भी किसी ऊंची चीज़ को पाने का यदि माध्यम बन रहा हो तो ठीक है, और आपकी ज़िंदगी में पैसा माध्यम की जगह अगर एंड ऑब्जेक्टिव बन गया है तो आपको चेत जाना चाहिए कुछ बहुत गड़बड़ हो रहा है। एक और सवाल था मेरा आचार्य जी इसी से संबंधित कि जैसे आपने कहा कि भारत जो है युवाओं का देश है, तो यहाँ पर और साथ में युवा सबसे ज़्यादा अपने जो समय व्यतीत करते हैं वो इन्हीं सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ही करते हैं, और वहाँ पे जिस तरीके का कंटेंट अवेलेबल होता है वो आपको बिल्कुल प्रभावित करता है, और आपको और ज़्यादा प्रभावित करता है जब आपका पहले से ही कोई मूल फंडामेंटल्स आपके स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ। तो
कई बार मैंने ये सवाल जो है लोगों से सुना है इस विषय में भी कि क्योंकि वो बार बार वही कंटेंट सोक करते रहते हैं पैसे के अराउंड, कंजम्पशन के अराउंड, क्योंकि वहाँ तो इमेजेस दिख रही हैं आपको कि लोग भोग रहे हैं, लोगों के साथ इतना अच्छा हो रहा है, या लोग अब आज में देखिए अर्थव्यवस्था इतनी आगे बढ़ रही है, सभी लोग पैसा कमा रहे हैं, हम ही हैं जो नहीं कमा पा रहे हैं, हम ही छूट गए बस उस लाइन में जो है आगे बढ़ने से। इसके कारण क्या होता है कि जैसे कि मैंने ये कहा था कि जो टॉप 10 किताबें हैं उसमें 3 से 4 आपकी जो है पैसे के बारे में, फाइनेंस के बारे में है। और फाइनेंस के बारे में ऐसे नहीं है कि वो आपको बड़ा मूल कोई फाइनेंस समझा देती हैं, वो बेसिकली आपको एक होप छोड़ जाती है और भीतर लालच जगा देती हैं। तो ये जो वैल्यू सिस्टम है पूरा मनी के अराउंड, ये या कंजम्पशन के अराउंड, क्योंकि वही एंड गोल है, वो इतना ज्यादा स्ट्रांग होता चला जाता है, स्पेशली एक युवा का जो मन है वो उसकी कोर वैल्यू बनता चला जाता है। अब इसका रिजल्ट ये होता है कि एक तरफ मुझे वो जो टॉप किताबें हैं पैसे के ऊपर वो रख दी जाए सामने, और दूसरी तरफ मेरे कोई ग्रंथ रख दिया जाए सामने। ग्रंथ को फिर देखते ही ऐसा लगता है, एक एवर्जन पैदा होता है अंदर से कि भाई ये तो वो बात मुझे बता ही नहीं रहे जो मेरी कामना को पूरा करेंगे। और कामना को समझने की कभी कोई अंडरस्टैंडिंग या कोई टीचिंग एजुकेशन कभी ली नहीं कि इसको समझा भी जाता है। तो फिर मतलब ये फिर कौन सी दिशा में के लिए ये समस्या हमेशा से रही है। ये जो है हमेशा एक तरह का अनइक्वल बैटल रहा है, जहाँ ग्रंथों को इस तरह से जूझना पड़ा है। लेकिन ग्रंथ जूझते रहे हैं। इस तरह की बातें, इस तरह के विचार, इस तरह की किताबें जो कहती हैं कि भोग ही सब कुछ है, आओ आओ पैसा कमाओ, ये आते रहे हैं जाते रहे हैं। और ग्रंथ इनका प्रहार झेल के, इनकी चुनौतियां झेल के भी ग्रंथ अपनी जगह यथावत रहे हैं। तो पहले भी झेल लिया है, आगे भी झेल लेंगे, ऐसी इसमें कोई बात नहीं है कि आज ऐसा हो गया है कि, क्योंकि देखो बात सीधे सीधे सत्य की है। मान लो ये जो बातें हैं कि पैसा ही सब कुछ है, मान लो ये बात सब मान भी लेते हैं, ठीक है, एक बार को कल्पना करो कि सबने ये बात मान ली। अगर सबने ये बात मान ली तो क्या होगा? अगर सबने ये बात मान ली तो सब इसी बात पे अमल करने लगेंगे जी। और जैसे ही अमल करेंगे तो क्या पाएंगे कि बात झूठी है, तो उन्हें ग्रंथों की ओर लौट के आना पड़ेगा। तो ग्रंथ तो हार के भी जीतेंगे, ग्रंथों को तो हार कर भी जीतना ही है, उसमें कोई ऐसी समस्या आने नहीं वाली है कभी भी। तो बस इतना है कि ग्रंथ तो हार के जीत जाएंगे क्योंकि उन्हें लौट लौट के आना है, वो सच्ची चीज है। लेकिन आपके पास एक ही जिंदगी है, हाँ, आपको जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी, ठीक है ना। गीता तो अमर है लेकिन आप अमर नहीं हो। गीता को आप कितना भी हरा लो, गीता फिर जीत जाएगी। लेकिन आपकी अगर अपनी जिंदगी बर्बाद होगी क्योंकि आपने गीता नहीं पढ़ी, तो आपको जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। तो गीता के पास अब इसलिए नहीं जाइए कि गीता बहुत ऊंची है, गीता के पास इसलिए जाइए क्योंकि आपको अपनी जिंदगी बचानी है। गीता का कुछ नहीं बिगड़ेगा अगर आप उसके पास नहीं गए तो। ये अपने से प्रेम की बात है। हाँ, ये तो अपने प्रति प्रेम की बात है। गीता तो हमेशा विजयी रहनी ही है। ये आपको देखना है कि आपको अपनी जिंदगी बचानी है कि नहीं बचानी है। आप गीता को त्याग देंगे, गीता का कुछ नहीं चला जाएगा, पर आपने गीता को त्याग दिया तो आप बर्बाद हो जाएंगे, ठीक है। तो ग्रंथों के सामने ये चुनौती हमेशा से रही है और ग्रंथ इस चुनौती को हमेशा से जीतते आए हैं, हार के भी जीतते आए हैं। हाँ, लेकिन जो आज की पीढ़ी है वो कितनी पीड़ा में जिएगी, वो अपनी जिंदगी की लड़ाई हारेगी या नहीं हारेगी, वो इस पे निर्भर करता है कि वो जो कुछ मूलभूत सत्य हैं जीवन के, जो अध्यात्म में निहित हैं, उन सत्यों की ओर बढ़ती है या नहीं बढ़ती है। तो अच्छी बात है कि लोग कहें कि पैसा कमाना है, ये सब आना है, बहुत अच्छी बात है, आप पैसा कमाइए, लेकिन उसके पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जिंदगी क्या है और जीने का उद्देश्य क्या होना चाहिए। उसके बाद आप कमाइए पैसा, बहुत अच्छी बात है। आप जिंदगी को ही नहीं जानते, आप खुद को नहीं जानते, तो आप पैसा कमा किसके लिए रहे हो? ये बहुत अजीब सी बात नहीं है जी। आप कह रहे हो पैसा कमा रहे हो, मैं पूछूं किसके लिए? आप बोलो अपने लिए। मैं पूछूं आप है कौन? आप स्वयं को जानते नहीं, आत्मज्ञान जैसा कुछ है नहीं जरा भी, और आप इधर ही जाना है जी। और आप पैसा कमा रहे हैं, तो आप पैसा वास्तव में किसके लिए कमा रहे हैं? फिर आपकी हालत और उस खरगोश में क्या फर्क है जो अपने लिए गाजर इकट्ठी कर रहा है? गाजर जो इकट्ठी कर रहा है उसे तो फिर भी उसकी कम से कम एक शारीरिक भूख शांत होती है, शारीरिक भूख सीमित होती है। आप 2 गाजर ज्यादा नहीं खा पाओगे, आप खरगोश हो। मानसिक भूख असीमित होती है।
असीमित होती है और अनंत, मतलब समझ रहे हो ना। जी, शारीरिक भूख तो बड़ी मासूम चीज होती है, आपको जितना चाहिए उतना खा लोगे, फिर नहीं खाओगे। मानसिक भूख बड़ी खतरनाक चीज होती है। अध्यात्म इसलिए है ताकि आप अपनी मानसिक भूख को समझ पाओ। आपका मन भूखा है, पर वो किस चीज का भूखा है आप इस चीज को जान पाओ, इसी के लिए तो अध्यात्म है। पैसा कमाना बुरी बात नहीं, लेकिन अपनी जिंदगी को न जानना, अपने बारे में पूरी तरह से अंधेरे में रहते हुए पैसा कमाना बहुत बेवकूफी की बात है। ठीक है, तो एक मूलभूत आधार तैयार हो, उसके बाद आप पैसा वगैरह कमाएं तो ठीक है। तो आपको पता तो होगा कम से कम ना कि आप पैसा क्यों कमा रहे हो। संसाधन है पैसा, संसाधन, रिसोर्स गाड़ी की तरह है, वो कहीं पहुंचाता है पैसा। कहाँ पहुंचना है ये पता तो होना चाहिए। आप जानते ही नहीं आपको कहाँ जाना है तो गाड़ी क्या कर लेगी आपके लिए। हो सकता है उस गाड़ी से आप अपनी कब्र तक पहुंच जाओ, ये करोगे उस गाड़ी का इस्तेमाल आप। लक्ष्य पता हो तो ही गाड़ी काम आती है ना। लक्ष्य पहले आता है, गाड़ी बाद में आती है। इसी तरीके से दिमाग का सुलझना जरूरी है, फिर पैसा कमाइए, या दोनों साथ साथ चलें कम से कम, कि दिमाग का सुलझना और आर्थिक अर्जन ये दोनों साथ साथ चलें। चलिए साहब, हम तो आ गए एक ऐसी जगह जहां हमारी गाड़ी हमको ले आई। और एक ऐसी जगह आए हैं जहाँ जाने आने के लिए भी गाड़ी लगती है और जहाँ अंदर आकर के पैसा खर्च भी करना पड़ता है। एक पिक्चर आई है, हमने सुना है किसी कुत्ते की कहानी है, काफ़ी मार्मिक, 777 चार्ली नाम से। तो हम वो देखने आए हैं। अगर अच्छी लगी तो आने वाले किसी समय में उसके बारे में कुछ कहेंगे, या तो ऐसे ही रिकॉर्डिंग पे या फिर एपी सर्कल में आपको बताएंगे। चलिए।